नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं डॉक्टर संतोष। आज आपके लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में जो मुख्य बातें हैं किसान भाइयों के लिए, उसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। जो हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज ही बुधवार को 11 बजे संसद में पेश किया। खास बात उसमें क्या है, उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कहा था 2022 में आय को दुगनी कर दी जाएगी किसानों की। तो यहाँ पे 1.97 लाख, यहाँ पे लगभग दुगनी कर दी है 9 लाख 9 वर्षों में। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यहाँ पे 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए हैं। और पीएम सम्मान जो किसान निधि के तहत जो 11.4 करोड़ किसान जो रजिस्टर हैं, इनको 2.2 लाख करोड़ रुपए का नकद कैश हस्तांतरण किया जाएगा। और प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना के तहत यहाँ पे 4.0 ये योजना भी स्टार्ट की होगी। तो इसमें कुछ जो उद्योग जगत के 4 पॉइंट जो उद्योग जगत में जैसे कि कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो इनके लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये एक अच्छा स्टार्टअप हो सकता है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आगे जाने से पहले बता दूं कि थोड़ा सा बजट के बारे में। ये जो बजट है, ये टोटल बजट करीब 45 लाख करोड़ रुपए का है। और 45 लाख करोड़ रुपए के बाद जो हमारा एग्रीकल्चर का इसमें जो शेयर है, वो हमारी कंट्री के जीडीपी में जो शेयर है वो करीब 20% का है। और 20% का शेयर होने के बावजूद भी जो फंड का अलोकेशन है, वो हमारा करीब एग्रीकल्चर और अलाइड पूरा सेक्टर अगर मिला भी लिया जाए तो करीब 3-4% से ज़्यादा नहीं बन रहा है। क्योंकि जो 1.25 लाख करोड़ रुपया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर को दिया गया है, जिसमें जो हायर एजुकेशन है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च और एजुकेशन है, उसके लिए 9,500 करोड़ रुपए करीब दिए गए, 504 करोड़ रुपया। और बाकी जो 1,25,000 करोड़ रुपए है, तो वो दूसरे दूसरे कार्य को लिए यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बजट में जो कंट्रीब्यूशन है, या बजट में जो हमारा भाग है, वो हमारे कंट्रीब्यूशन के हिसाब से नहीं है किसान भाइयों की। तो ये थोड़ा इनको समझना चाहिए कि 20% अगर कंट्रीब्यूशन है, अगर हमें 20% शेयर मिल जाए बजट का, तो हमारी जो किसान भाइयों की जो हालत है, स्थिति है, वो काफ़ी सुधर सकती है। दूसरा, जैसे कि ये बहुत तगड़ी स्कीम लेके आए हैं ये लोग, प्राकृतिक खेती करना, जो अगले 3 वर्षों में जैसे 1 करोड़ किसानों को ये प्रोत्साहित करेंगे और उनकी सहायता करेंगे। इसको राष्ट्रीय स्तर पे ले जाएंगे। और इसमें जो वितरित सूक्ष्म उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, इनको निर्माण करने वाली जो कंपनियां हैं, वो 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र ये स्थापित किए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि प्राकृतिक खेती होना कितना कठिन काम है, और इस कठिनाई भरे काम को ये करेंगे। सभी जानते हैं प्राकृतिक खेती बिना किसी खाद और बिना किसी केमिकल के होती है, जो कि आज के समय में लगभग नामुमकिन टाइप सी है कि इसमें किस तरह से हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कि ये तो अच्छा है कि एग्री स्टार्टअप शुरू करने वाले जो हमारे युवा किसान, जो युवा वर्ग के लोग हैं किसान, उनके लिए कृषि वर्धक जो फंड की स्थापना की जाएगी। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, इस साल एक मिलेट, एक अनाज होता है, वो अनाज वर्ष मनाया जा रहा था। तो उसको इन्होंने हाईलाइट किया है श्री अन्न योजना, ये श्री अन्न के नाम से, जो मिलेट को वर्ल्ड क्लास लेवल पे ये लोग ले जाएंगे।
और इसके लिए जो भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान है, उसको एक एक्सीलेंट सेंटर में बनाएंगे, जिससे भी ये वहाँ पे जो रिसर्च होगी, इसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये साझा करेंगे। चलो, कंट्री का नाम होगा इससे, अच्छा है। और कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य उद्योग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 20 लाख करोड़ रुपए तक का लोन यहाँ पे अब दिया जाएगा। ये मतलब प्रोविजन रखा गया है, जो एक्सपेंडिचर होने वाला है कि 20 लाख करोड़ हम लोन में लोगों को बांटेंगे। तो थोड़ा सा इसको भी बढ़ाया गया है। और एक पीएम मत्स्य संपदा योजना है, ये एक नई उप योजना है। ये इसके अंतर्गत एक नई उप योजना बनाई है, जिसमें 6,000 करोड़ रुपए को और शामिल कर दिया गया है, जिसमें मछली पालक वाले व्यक्ति हैं, मत्स्य विक्रेता हैं, ये सूक्ष्म लघु उद्योग हैं, इनको अच्छा मूल्य मिल सके और आसानी से इनको बाजार भी मिल सके। कृषि का भी थोड़ा डिजिटलीकरण करने का रखा गया है कुछ प्रावधान। और सरकार ने ये 2,516 करोड़ रुपए के निवेश के साथ यहाँ पे 63,000 जो प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी हैं, इनको भी कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। तो ये सोसाइटियाँ भी डिजिटल हो जाएंगी। और बड़े लेवल पर एक सेंट्रल लेवल पे कह सकते हैं, एक भंडारण क्षमता की जो हमारी स्टोरेज फैसिलिटी है, उसको थोड़ा एनहांस किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, जिससे कि जो हमारी फसल पैदा होती है उस टाइम बहुत प्राइस कम होता है, और थोड़े दिन बाद जैसे ही फसल खत्म होती है, उन पर्टिकुलर जो उत्पाद होते हैं, किसान की फसल होती है, उसका दाम बहुत बढ़ जाता है। तो अगर उचित स्टोरेज की व्यवस्था हो जाए तो अच्छे किसान के लिए प्राइस यहाँ पे मिलने की संभावना हो सकती है, अगर अच्छी स्टोरेज क्षमता आप विकसित कर ली जाए यहाँ पे अपने देश में। तो ये भी काम तो अच्छा है, लेकिन कितना सफल होता है वो एक अलग चीज है। यहाँ पे सतत लघु सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु और पेयजल की टंकियों को भरने हेतु अभद्र परियोजना के लिए केंद्रीय मदद के रूप में 5,300 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। और ये भी चलिए, पेयजल है, कहीं कहीं पे समस्याएं हैं, कहीं कहीं पे नहीं भी हैं, लेकिन जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे देने की आवश्यकता भी नहीं है। मेरे गांव में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जबरदस्ती टंकी, ये दुनिया भर की चीजें यहाँ पे लगा दी गई हैं अननेसेसरी, जो कि पैसे का दुरुपयोग ही है। मनरेगा है, इस स्कीम के तहत भी कुछ दूसरी स्कीमों के साथ भी तालमेल बैठाया जाएगा। और ये जो कोस्टल लाइन, जो हमारी समुद्री तट रेखा है, उसके साथ जो लवणीय भूमि है, इसके ऊपर जो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए कुछ तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव फैल और मिट्टी की शुरुआत की जाएगी। और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी, जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं या जो उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करेंगे, उन लोगों के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा। अमृत धरोहर योजना को, जैसे आर्द्र भूमि, जैसे वेटलैंड कहते हैं, जैसे गीली मिट्टी के कहते हैं, इसके उचित या बेस्ट उपयोग के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे योजना बनाई गई है। तो इससे भी 2-3 सालों में कुछ हो सकता है कि इनकी जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनकी आय को बढ़ाया जा सके। तो ये कुछ योजना है। और ये लास्ट में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है। इसके तहत जो सीमावर्ती गांव हैं, जैसे कि इंटरनेशनल बाउंड्री हैं, वहाँ पे कुछ पर्यटन टाइप का विकसित किया जाए। तो जो सीमावर्ती गांव हैं वहाँ पे उन लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी, और कुछ पर्यटन लोग कुछ देख भी पाएंगे, वो लोग कैसे वहाँ पे रहते हैं, क्या क्या समस्याएं वहाँ पे रहती हैं। तो उससे, चलिए ठीक है, पर्टिकुलर रीजन स्पेसिफिक होना, किसी गांव विशेष या किसी दूर दराज के गांव, नॉर्थ ईस्ट के रीजन में कई जगह कई तरीके की समस्याएं हैं, बॉर्डर के इलाके में हमेशा ही रहती हैं, आप लोग सभी जानते हैं। और
यहाँ पे चीनी सहकारी संस्थाओं को भुगतान के रूप में मूल्यांकन वर्ष 16-17 से पूर्व की अवधि के लिए जो गन्ना किसानों का पैसा था, उसका अगर वो क्लियर करते हैं तो उनको 10,000 करोड़ का यहाँ पे राहत उपलब्ध कराने की उम्मीद है। और जो प्राथमिक कृषि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे काफ़ी कुछ प्रावधान रखा है और यहाँ पे 2 लाख रुपए प्रति सदस्य की उच्चतम सीमा का प्रावधान प्रस्ताव है। तो ये प्रस्ताव रख दिया गया है कि कोई जमा करे या ऋण ले तो 2 लाख की यहाँ पे लिमिट दी गई है। तो यही कुछ मुख्य